श्रुति आगे, नवजोत, अंजलि, कृतिका, ध्रुवी, वंशिका है, नवजोत है, अब्दुल्ला, धनंजय, दिव्या, सुखजीत भी आ गई है। ठीक है, अभी कम बच्चे हैं ऐसे। ठीक है, सो आज हम क्या करने वाले हैं, सॉल्यूशन एंड प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इसके हम सवाल लगाएंगे, इसमें भी सेम वही होगा, क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन प्लस आपको जो होमवर्क में मैं 10 क्वेश्चन दे रही हूँ वो तो परंपरा चलती रहेगी। ठीक है, तो यस, इस क्लास के बाद भी 10 क्वेश्चन तो हमें मिलेंगे जैसे कि मिलते आ रहे हैं, तो वो आप लोगों को करना है। तो कल वाले टेस्ट में मेक श्योर करिएगा कि डीएनएफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन से आपके सवाल गलत नहीं हो। ठीक है, ट्राई करिएगा उसको सॉल्व करने का ताकि वो आपके एकदम ठीक हो जाए। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करें। स्टार्ट करना चाहिए हमें। बेटा देखो, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो बच्चा डेली क्लास लगा रहा है ना, प्लीज आप लोग डेली क्लास में आया करो, तो ही मतलब डेली भी आया करो प्लस टाइम पे भी आया करो, तभी आप लोगों को लगेगा कि हाँ कुछ तुम्हें पल्ले पड़ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, तो क्लासेस लगाना इज कंपल्सरी। आई नो 3 क्लासेस हो जाती है तुम लोगों के लिए भी, टोटली अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, लेकिन क्या करें, ये चीज भी जरूरी है, लगानी पड़ेगी क्लासेस। तो क्लासेस कोई बच्चा स्किप नहीं करेगा, इसलिए मैंने बोला था कि स्कूल से छुट्टियां लेना स्टार्ट करो, है ना, नहीं तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए बेटा टाइम ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ये चीज का ध्यान रखिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखो, इसमें जो सबसे ज्यादा जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक है आपके सॉल्यूशन वाले चैप्टर में, वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज तुम्हारी 4 हैं, RLVP, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना, और कौन सी है, डिप्रेशन इन डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक। ठीक है, तो ये 4 आपकी ऐसी वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो कि इंपॉर्टेंट है। तो हर साल यहाँ किसी ना किसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को एग्जामिनर पकड़ लेता है और वहां से सवाल आ जाता है। ठीक है, मोन्टो फैक्टर आई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। और रोल्स लो, जिसमें आप लोग ये पढ़ते हो क्या, P इज इक्वल टू P नोट एक आई ए प्लस P नोट बी का आई बी, है ना। आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जैसे पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हेनरीज लॉ से भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, उससे भी कभी कभी आ जाता है। ये मैंने लिखे हैं वो वाले टॉपिक जहां से क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो ये वो टॉपिक है 4 जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। अब तुम मेरे को देखोगे ना, जो मैं आज क्लास में करवाऊंगी तुम्हें, जो मैं घर के लिए दूंगी, तुम देखोगे सारे जो है किस टाइप के, मोस्टली तुम देखोगे इन्हीं 2 टॉपिक से आ रहे हैं सवाल। ठीक है, चलिए। yes. ठीक है, तो देखो मैं बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगी, आप प्लीज अपनी रफ नोटबुक लेके बैठो। और देखो मैं फिर बोल रही हूँ, टाइम पे आया करो बेटा, तुम टाइम पे नहीं आओगे 2 क्वेश्चन मिस हो जाएंगे, फिर कैसे चलेगा। समझ रहे हो, सारे बच्चे टाइम पे चाहिए मेरे को। ठीक है, अंशिका आ गई, अंशिका, कितनी अंशिका अपने क्लास में। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन तुम लोगों को दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आज की क्लास का सबसे आसान सवाल मैंने लिया है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या, देखो जितने मैं फॉर्मूले रिवाइज करवा सकती हूँ आपको थ्रू क्वेश्चन, उतने मैं करवाऊंगी। सो आई गिव 2 डेज इसको, एक तो आज का और एक मंडे का। मंडे को तो तुम्हारा डिस्कशन होगा। आज एक मिनट, आज अपने क्या है, सैटरडे है ना आज। yes ma'am. अच्छा, एक सेकंड रुको। हाँ आज सैटरडे है, यस यस, आज का ही दिन था, एक ही दिन दिया हुआ मैंने इसको प्लानर में। यस, एक ही दिन मैंने इसको दिया हुआ है।
ठीक है, अगर मुझे लगेगा कि आप लोगों का नहीं है तो फिर मैं एक और दिन दूंगी इस पे, बट पहले जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं उसी को हम ट्राई करते हैं। मैं फिर बोल रही हूँ, मेरे कराने से ज्यादा आप लोग कितना एफर्ट मार रहे हैं वो रोल प्ले करेगा आपकी प्रिपरेशन में। मैं तो भाई बहुत एक छोटा सा रोल प्ले कर रही हूँ आपकी प्रिपरेशन में, मेरे करवाने से बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा इफेक्ट जब तक तुम खुद नहीं करोगे। सो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, जिसको आ रहा है यू कैन रेज योर हैंड। इफ A2B is 30% ionized in aqueous solution then the value of Wohldorf factor। ठीक है, ये आपसे पूछा है। सो बताओ क्या नाम है, अमनदीप तुम बताओ कैसे करोगी। मैम जो 30% दिया हुआ है उसको मैम 30/100 करके हम अल्फा निकाल लेंगे 0.3 वाला। मैम A2B से हम मैम n निकाल लेंगे 3 एंड मैम उससे फॉर्मूला लगा के 1 + n-1 इंटू अल्फा से हो जाए। वेरी गुड, बहुत सही बताया है। तो बेसिकली जब A2B आयनाइज होगा तो 2A + B2 नेगेटिव में होगा, है ना, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, तो n क्या होगा इसमें 3 होगा। ठीक है, यस n क्या होता है बेटा, n होता है नंबर ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन। ठीक है, सो यस n = 3 होगा। अब वोंटो फैक्टर मैंने तुम्हें बताया था कि डिसोसिएशन के केस में जो आपका वोंटो फैक्टर होता है वो आता है >1 और उसका फॉर्मूला होता है 1 + n-1 इंटू अल्फा। एसोसिएशन के लिए क्या होता है लिख लो, फॉर एसोसिएशन जितना मेरे से पॉसिबल हो पाएगा मैं फॉर्मूले रिवाइज करवा दूंगी। एसोसिएशन के लिए <1 होता है और आइटा होता है 1 + 1/n-1 इंटू अल्फा, यही होता है। अच्छा, अगर जहां पे डिसोसिएशन नहीं हो रहा है और ना ही एसोसिएशन हो रहा है वहां पे आई क्या होगा, 1। वेरी गुड, 1। ठीक है, तो आई अगर 1 आता है तो ना तो डिसोसिएशन हो रहा है ना ही एसोसिएशन हो रहा है। अब हमें बात की गई है आयनाइज की यानी कि डिसोसिएशन की, तो आई कैसे निकलेगा, 1 + 3-1 2 अल्फा कितना हो गया 0.3, तो 1 + 0.6 दैट इज 1.6। आपको ऑलरेडी 10⁻⁻- दिया हुआ है तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 16। आपको पता है ये क्वेश्चन कहाँ पे आया था, कोई मुझे बताएगा, 2025। ठीक है, तो मैं वही बोलती हूँ तुम लोगों को आसान, जो बच्चे मुझे बोलते हैं मैम इजी मीडियम, मैं सच बता रही हूँ अगर तुम इजी मीडियम भी कर रहे हो ना तुम क्वालिफाई तो करोगे करोगे, साथ ही एक अच्छे मार्क्स भी लेके आओगे। तो तुम्हें ऐसे क्वेश्चन पकड़ने हैं पेपर में, मान लो ऐसे क्वेश्चन तो देखो हर शिफ्ट में किसी ना किसी बच्चे को मिलेगा कि जो आसान क्वेश्चन तुम्हें वहां पे मिलेंगे, लेकिन बात ये आती है क्या तुम उन आसान क्वेश्चन को पिकअप कर पा रहे हो क्या, या देखते ही आगे बढ़ जा, नहीं भाई हमसे तो नहीं होगा, न्यूमेरिकल है ये, भाग लो यहाँ से। ठीक है, हालांकि न्यूमेरिकल है, इंटीजर बेस्ड है, बट अगर आपने ऐसे टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली तो तुम खुद बताओ क्या ये क्वेश्चन गलत होने वाला है, नहीं होगा ये गलत। ना तो इसमें कोई खास कैलकुलेशन है, कुछ भी तो नहीं है इसमें, सिर्फ एक फॉर्मूला है जो अपने को ध्यान रखना है। और अल्फा तुम्हें पता होना चाहिए क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एन पता होना चाहिए, बस निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, दो हमें स्टेटमेंट दे रखी है। पहली स्टेटमेंट कह रहा है कि जब तुम NaCl, देखो मैं हिंदी तो अभी तुम्हें बता दूंगी लेकिन पेपर में कोई आएगा नहीं अपने को बताने, तो ट्राई करो ऐसे ही जो समझ में आ रहा है। NaCl is added to the ice at 0 degree Celsius present in the ice cream box to prevent the melting of ice cream। तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बताया था तो मैंने उसकी एप्लीकेशन बताई थी, ठेले वाला, किसका ठेले वाला, आइसक्रीम का ठेले वाला बताया था। मैंने क्या बताया था तुम लोगों को, जैसे अपन ने वो तिल्ले वाली कुल्फी तो यार खाते ही हम लोग, तो जो उसका कंटेनर होता है उसमें तिल्ले वाली कुल्फी होती है, यस और नो। यस मैम ठीक है, तिल्ले वाली कुल्फी होती है उसमें। ठीक है, तो बेसिकली उसने उनको किस में रखा होता है, आइस में रखा होता है, यस और नो। यस मैम तो एक बात बताओ, अगर मान लो मैं ही हूँ, समझ लो मेरे पास है आइसक्रीम का कंटेनर, इसमें मैंने रख रखी है, अगर मैं तुम्हें निकाल के दे रही हूँ तो बर्फ क्या होगा, मैं तो निकाल ही नहीं पाऊंगी ना, बर्फ के बीचों बीच फंसी हुई है वो, मेरे तो हाथ ही दर्द हो जाएंगे, समझ रहे हो कि नहीं है, निकलेगी नहीं वो। तो मैं क्या करूंगी, उसके अंदर क्या डाल दूंगी, कुछ नमक डाल दूंगी, क्या कहते हो, उसके अंदर मैं नमक डाल दूंगी। नमक डालने से क्या हुआ,
जो पहले आपका जो पानी था वो फ्रीज हो रहा था 0 डिग्री पे, नमक डालने के बाद उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा। हो जाएगा। डिप्रेस होने का क्या मतलब है, सराउंडिंग वाली जगह तो एकदम ठंडी रहेगी ताकि आपकी आइसक्रीम ना पिघले, पहली चीज है ना। और जो पहले बर्फ 0 डिग्री पे आपकी फ्रीज हो रही थी, अब वो उससे कम टेम्परेचर पे फ्रीज होगी, -2, -3, -4। समझ रहे हो मेरी बात। तो नमक डालने से जितना तुम इलेक्ट्रोलाइट डालोगे उतना, मतलब जितना तुम लाइक जैसे NaCl है, इसको डिसोसिएट कर रहे हो तो 2 उसमें टूट रहा है, टोटल नंबर ऑफ आइंस। तो जितने नंबर ऑफ आइंस में टूट रहा है तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट, क्या होगा, उतना ही वो क्या कर रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस करेगा। तो यहाँ पे NaCl को हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि हमारी आइसक्रीम पिघले ना, और हमारी जो आइसक्रीम है वो ठंडी भी रहे। गेटिंग माई पॉइंट। तो इससे हो क्या रहा है, इससे फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हो रहा है, डिप्रेशन आ रहा है। क्या ये एप्लीकेशन सबको क्लियर है। ये एप्लीकेशन क्लास में बताई जाती थी, टीचर्स बताते थे क्लास में बच्चों को, बट अब देखो ये क्वेश्चन बन के भी आने लग गया। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है बेटा इसकी, सही है। तो ध्यान रखोगे, ये जो कुल्फी वाला एग्जाम्पल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्नो वाला है, वो तो बहुत कॉमन है, वो तो शायद तुम्हारे NCERT में भी लिखा हुआ है। तो इसके लिए इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। दोनों ही स्टेटमेंट सही है। किसी को दिक्कत है। तो अभी तक जो मैंने दोनों क्वेश्चन करवाए हैं वो किस पे बेस्ड है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे। ठीक है मेरा बेटा, बोलो हाँ के ना, क्लियर है। जहां भी तुम्हें डाउट आएगा मुझे पूछ लेना, मैं कोई बात नहीं, मैं एक और दिन ले लूंगी सॉल्यूशन चैप्टर को, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम्हें कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ ये चैप्टर आ रहा है हमें, ठीक है। हाँ बेटा, पहले वाला दोबारा एक बार रिकैप करना हल्का सा। कौन सा पहले वाला क्वेश्चन, अल्फा वाला। हाँ कहाँ थी तुम। मैम नेटवर्क नहीं आ रहा था तब ज्वाइनिंग कर रही थी। कोई बात नहीं, ऐसा क्वेश्चन मैंने एक और लिया है दुपिंदर, मैं उसमें आपको दोबारा बता दूंगी, ठीक है। डोंट वरी अबाउट। मैम सिमरनजीत ही हूँ मैं, दूसरी आईडी से किया जो है। हाँ सिमरन जी, ठीक है, कोई नहीं, मैं अभी एक और करवाऊंगी ऐसा क्वेश्चन, ओके मैम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्या बोला है, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ अ सॉल्वेंट। आपको क्या बताना है, आपको KF बताना है। उस KF क्या होता है, डिप्रेशन कांस्टेंट होता है ना, यही तो होता है। और इसकी वैल्यू सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ ए सॉल्वेंट, 50 ग्राम ऑफ विच कंटेन, यानी कि सॉल्वेंट कितना है अपने पास, 50 ग्राम, ठीक है। और कितना ग्राम आपका सोल्यूट है, 1 ग्राम। तो 1 ग्राम सोल्यूट को 50 ग्राम सॉल्वेंट में मिलाया गया है। मोलर मास कितना दिया हुआ है, 256। तो जब 1 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को 50 ग्राम सॉल्वेंट में तुमने मिलाया, तो फ्रीजिंग पॉइंट में कितना डिप्रेशन आया, 0.40 केल्विन का, यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो 0.40 केल्विन। बोलो क्या कहते हो। यस मैम। यस मैम। चलो, नाउ द फॉर्मूला इज, ध्यान रखना, चाहे बेशक डिसोसिएशन मतलब वॉन्ट ऑफ फैक्टर की कुछ वैल्यू दे रखी है नहीं दे रखी है, उसका यूज हो रहा है नहीं हो रहा, तुम फॉर्मूले में जरूर लगाओगे। क्योंकि हम लोगों की क्या होती है, टेंडेंसी होती है भूलने की, कि आई तो आएगा नहीं, आई नहीं आएगा, और वो किसी में आ जाता तो हम लोग भूल जाते हैं, ठीक है। तो डेल्टा TF कितना दिया हुआ है, 0.40, I1 होगा, KF हमें निकालना है। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। क्या होता है मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। नहीं बेटा वो मोलैरिटी होती है सुखजीत, मोलैलिटी मैंने बेटा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक है सुखजीत। यस मैम, मैं गलती से बोल दिया। कोई बात नहीं, चलो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मतलब गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना है अपने पास, 1 ग्राम। मोलर मास कितना है, 256, ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है, 50, लेकिन ये ग्राम में है, तो kg के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस और नो, क्या हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर तुम जब इसको सॉल्व करोगे तो सारी वैल्यूज कट जाएंगी, आपका आ जाएगा 5.12। आपको कुछ नहीं करना, सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। कर सकते हो ना, कुछ है ही नहीं कैलकुलेशन में।
आराम से आ रहा है 5.12। आज मैंने ऑप्शन डी। सुहानी है क्लास में? सुहानी, अरे राम, ये बच्चों का मैं क्या करूं, एक तो इतने बच्चे हैं ना, पता भी नहीं लगता क्लास में कौन है कौन नहीं। सुहानी क्लास में। नहीं है ना? यस मैम। सुनिधि है, सुनिधि, श्रुति। यस मैम। अच्छा, सुहानी का मैसेज भी आया हुआ है। चलो, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये क्वेश्चन देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। ऐसा नहीं है कि आए मैम ये कैसा क्वेश्चन, हम तो देखते ही छोड़ के आएंगे। नहीं, तुम्हें आता है ये सवाल। पढ़ो इसको। 1 पॉइंट, देखो जैसे मैं सोल्व करती हूँ ना, वैसे अप्रोच होनी चाहिए आप लोगों की। 1.24 ग्राम ऑफ AX2, ठीक है। 1.24 ग्राम का मतलब क्या है? W ऑफ AX2 दिया हुआ है ना, कि कितना डिसोल्व किया है। मोलर मास कितना है? बोलो भाई, 124। 124 ग्राम। W1 आपको दिया हुआ है, मतलब AX2। मास ऑफ सोलवेंट दिया हुआ 1 kg ऑफ वाटर, यानी कि सोलवेंट दिया हुआ 1 kg, ठीक है। और आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है, देखो वो कह रहे हैं कि ध्यान से सुनो, 1.24 ग्राम आपने जब मिलाया 1 kg ऑफ वाटर में, तो जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है दैट विल 100.0156, यानी कि टीबी हमें दिया हुआ। ध्यान रखना, डेल्टा टीबी नहीं है, ये टीबी है बेटा, ठीक है। टीबी है ये, बिकॉज डेल्टा टीबी क्या होता है? टीबी माइनस टीबी। टीबी क्या है? 100.0156। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.0156। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। होगी एक बात। चलो मैम, हो गया। आगे चलते हैं। फिर बोल रहे हैं एक AY2 है, एक AY2 है कंपाउंड, ठीक है। इसका W2 कितना दिया हुआ है मैम? 25.4। मास ऑफ सोलवेंट 2 kg, और मोलर मास दिया हुआ है इसका 250, है ना। अपने को क्या निकालना है? अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट भी दिया हुआ है, तो डेल्टा टीबी क्या निकल जाएगा? 100.0260 माइनस 100, तो ये आ जाएगा 0.0260। क्या कहते हो? बनी बात। के भी दिया हुआ है। आपसे पूछे इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, इसको पेशेंस से करना पड़ेगा आपको। अगर तुम पेशेंस से, सुहानी अभी स्टार्ट हुआ, 2 ही 3 क्वेश्चन हुए हैं बस, ठीक है। इनको अपने को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो जितना तुम एकदम पेशेंस से करोगे, ये क्वेश्चन तुम्हें 4 नंबर दिला के जाएगा। तुम्हें क्या चेक करना है कि देखो ऑप्शन में देखो क्या लिखा हुआ है, AX2 फुल्ली आयनाइज्ड, मतलब पूरा डिसोसिएशन उसका हो चुका है, या फिर बोला हुआ है AY2 कंप्लीटली अनआयनाइज्ड, मतलब ना तो उसका डिसोसिएशन हुआ ना ही उसका एसोसिएशन हुआ है। ऐसे ही दे रखा है। एक बार बताओ, अगर I की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो मतलब वो डिसोसिएट हो जाएगा। क्या कहते हो? यस। और अगर आता है तो मतलब उसका मतलब क्या है कि ना तो डिसोसिएशन हुआ है और ना ही एसोसिएशन, वो अनआयनाइज्ड है। तो क्या तुम चेक नहीं कर सकते मैम? बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो डेल्टा टीबी कितना है? 0.0156, ठीक है। आई इंटू के बी आपको दिया हुआ बेटा 0.52। मोलालिटी क्या होगी? गिवन मास बताओ भाई, 1.24। मोलर मास 124। सोलवेंट का मास ऑलरेडी केजी में है, तुम्हें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 100, और ये भी 100। ये तो कैंसिल आउट हो गया। बस तुम्हें क्या करना है, ठीक है। तो ये देखो ना किस पे जाएगा अपना, ये अपना जाएगा 3 पे जा रहा है, देखो 52, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3 आ जाएगा, देखो कैलकुलेट करके। यस मैम। ठीक है। सो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। कर लोगे? यस मैम। मैम। चलो, तो बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा 3, तो यानी कि ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो डिसोसिएशन होगा उसका। ऐसे तुम इसका निकाल सकते हो। तो जब तुम इसका निकालोगे तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर आएगा बेटा 1 पॉइंट समथिंग के आसपास,
और जब 1 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा तो मतलब 1 आप मान के चलोगे, ना तो वो डिसोसिएट हो रहा है ना ही वो एसोसिएट हो रहा है। तो यानी कि आंसर क्या आएगा कि मैम AX2 तो आयनाइज हो रहा है लेकिन AY2 नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा बेटा I। क्योंकि बेटा I3 होने का क्या मतलब है, AX2 जब पूरा 100% डिसोसिएट होगा तो AX2 जब टूटेगा तो इसमें ही टूटेगा ना, देखो ना। तो कितने नंबर ऑफ हैंड्स मिल रहे हैं 3, और I की वैल्यू भी क्या आ रही है 3, इसका मतलब 100% डिसोसिएट हुआ है। दैट इज वाई क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है फुल्ली आयनाइज्ड। क्लियर है? तो तुम्हें सारी वैल्यूज दे रखी थी, बस तुम्हें आई की वैल्यू निकालनी थी और चेक करना था कि कितनी आ रही थी। अगर तुम्हें आई की वैल्यू निकालने आ गई वो आ जाएगी, इतना मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है इसका, तो पता चल जाएगा तुम्हें कि डिसोसिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था, कर लोगे? यस मैम। यस मैम। डन। चलो आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तुम ध्यान से देखो, अभी तक जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से ही आ रहे हैं, तो वो टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है। जिसको कुछ भी नहीं आता ना इस चैप्टर में कोलिगेटिव तो पढ़ ही जाना भाई, ठीक है। चलो उसके बाद हम बात करते हैं, कंसिडर द गिवन प्लॉट ऑफ वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या ये ग्राफ तुम्हारे एनसीईआरटी से आया है? मैंने तुम्हें आज हाईलाइट भी भेजी है एनसीईआरटी के, तो इसको सेव करके रखो, सारी हाईलाइट्स को दोबारा नहीं भेजूंगी मैं। तो वहां पे आपके 2-4 डायग्राम बना रखे हैं जिसमें एक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का भी है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है, ग्राफ इसका पहले वाला ही सही है, लेकिन होता क्या है समझ लो इसको, समझ लो इसको। तो बेसिकली यहाँ पे क्या दिखाया गया है, इधर देखो, इधर देखो, जो आपका ये ग्राफ दिया हुआ है ये इन्होंने लिक्विड सॉल्वेंट का दिया हुआ है, ये इन्होंने सॉल्यूशन का दिया हुआ है, ठीक है। और ये आपका फ्रोजन सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब है क्या, देखो लिक्विड सॉल्वेंट मान लो तुम्हारा पानी है, ठीक है, और पानी में तुमने कुछ डाल दिया, लेट से सोल्ट डाल दिया, ठीक है। तो आपको पता है जो आपका सॉल्वेंट है पानी, हमें पता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री पे वो फ्रीज होता है। तो जो ये वाला पॉइंट है वो क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जिसको हम TF नोट से दिखाते हैं, पता है सबको? यस इन जैसे ही मैं, ध्यान से देखो, पानी मेरा 0, पानी का मैं एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है, पानी मेरा 0 डिग्री पे फ्रीज हो रहा है, गेटिंग माय पॉइंट। अब इसमें तुमने डाल दिया नमक, तो नमक से क्या होगा, जो पहले पानी 0 डिग्री पे फ्रीज होगा अब क्या होगा, अब वो 0 डिग्री पे होगा नहीं, उससे कम टेम्परेचर पे फ्रीज होगा, लेट से -3 डिग्री पे, हाँ या ना। तो उसका अगर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो गया है ना, तो बेसिकली उसका टेम्परेचर क्या हो गया है, कम हो गया है। तो आपको पता है वेपर प्रेशर किससे रिलेटेड होता है, डायरेक्टली टेम्परेचर से। तो अगर उसका टेम्परेचर कम हो रहा है, पहले 0 था -3 है, तो पीछे की तरफ जा रहा है, तो वेपर प्रेशर भी का क्या होगा, कम ही होगा। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? यस मैम। तो इधर देखो, ठीक है, तो वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर अगर कम हो रहा है तो वेपर प्रेशर भी कम हो रहा है, इसीलिए जो आपका पानी था वो 0 डिग्री पे फ्रीज कर रहा है, लेकिन जो सोल्यूशन है उससे और कम टेम्परेचर पे फ्रीज करेगा। तो यहाँ पे ये वो पॉइंट है जिसपे क्या होगा, आपका फ्रीजिंग पॉइंट आएगा, ठीक है। और इसको हम क्या दिखा रहे हैं, TF से दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है दैट इज डेल्टा TF, ठीक है, बोलो भाई। यस मैम। ठीक है, सो इस तरीके से दिखाते हैं। यहाँ देखो ना क्या है, यहाँ गलत है, यहाँ पे देखो ये सॉल्यूशन का दिखा रखा है, ये लिक्विड सॉल्वेंट का दिखा रखा है, ये गलत है बिल्कुल, देखो देखो, ठीक है। आगे क्या है, यहाँ पे देखो ये सॉल्वेंट की लाइन होनी चाहिए, इन्होंने सॉल्यूशन की दिखा रखी है, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। यहाँ पे देखो ये सॉल्यूशन, ये फ्रोजन सॉल्वेंट, गलत है ग्राफ। अगर आपको थोड़ा सा पता भी हो ना कि ग्राफ कुछ ऐसे जाता है बेटा, तो आपका ठीक हो जाएगा, समझ गए। तो इसीलिए जो आपके एनसीईआरटी में 2 ग्राफ है, एक तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, और एक याद करो वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में ऐसा कुछ ग्राफ आता है आप लोगों का, ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ आता है, लेकिन ये इन्होंने गलत दिया हुआ है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए दिया हुआ है,
ठीक है। सो ये दो ग्राफ देखो कितने काम के हैं, कितने काम के हैं। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से करना है। तो मैंने तुम्हें कहा भी था क्लास में कि आपका ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा, और वो जो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है वो फिजिकल से ही आता है। अब उनकी मर्जी है कि वो 12th की फिजिकल से उठा के दे कोई ग्राफ, या फिर 11th की। चांसेस है कि वो 12th की जो फिजिकल है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, तो जितने भी ग्राफ तुम्हारे एनसीईआरटी में है सारे बच्चे उसको अच्छे से याद करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, द ऑब्जर्व्ड एंड नॉर्मल मोलर मास ऑफ कंपाउंड, मतलब MX2 है उसका एक्सपेरिमेंटल जो ऑब्जर्व मोलर मास आया वो, और जो नॉर्मल होता है वो आपको दिया हुआ है। परसेंटेज डिग्री ऑफ क्या बोला गया है, आयनाइजेशन ऑफ गया है। ठीक है, सो अब इसका फॉर्मूला अपने को देखना है क्या होता है, क्या होता है वॉन टू फैक्टर का। अगर मोलर मास दिया हुआ है नॉर्मल मोलर मास बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ठीक है, ध्यान रखना नॉर्मल कितना दिया हुआ है अपने को 164, और एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व कितना दिया हुआ है अपने को 65.6। ठीक है, तो ठीक है ये निकाल लिया। तो बेसिकली कितना आ गया देखना एक बार, किस पे जा रहा है ये, कैंसिल आउट करो, देखो कितना आ रहा है इसका आंसर। 0.5। 2.5। यस मैम। देखना एक बार 2.5 आ रहा है क्या। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब आइए आ गया परसेंटेज डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा निकालना है। तो हमें पता है क्या होता है 1 + n-1 इंटू अल्फा, और MX2 जब डिसोसिएट करेगा तो 3 होगा n की वैल्यू, तो 1 + 2 अल्फा, और I कितना दिया हुआ 2.5, तो 2 अल्फा कितना हो जाएगा बताओ भाई, 1.5, और ये कितना हो जाएगा 2। 15 5 75, तो 75% क्या आ जाएगा इसका परसेंटेज डिग्री ऑफ MX। ठीक है, परसेंटेज डिग्री ऑफ। तो यानी कि देखो ये फॉर्मूला फिर आ गया, तो आता रहेगा इसलिए कोई भी नहीं भूलेगा। और एक ये भी आप लोग क्या करोगे याद रखोगे। यस मैम। जब तुम्हारा पेपर आने वाला होगा, मैं एक सेशन कंडक्ट करूंगी जहां पे मैं 2 दिन कंडक्ट करूंगी, जहां पे सिर्फ फॉर्मूला रिवीजन में आप लोगों को कराऊंगी। सो डोंट वरी अबाउट दैट। बट अभी जो चैप्टर होते जा रहे हैं, जो फॉर्मूले मैं रिवाइज करा रही हूँ, वो आप साथ साथ करते जाओ। ठीक है, चलो आओ। तो यानी कि इसमें पूछा था, ये भी वही फॉर्मूले से रिलेटेड था, बट इसमें ये दे दिया आपको नॉर्मल मोलर मास और ऑब्जर्व मोलर मास, तो वो आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे, है ना। मैं वो लिख रही हूँ क्वेश्चन जो जितने अपन क्लास में कर रहे हैं। देखो अगेन द क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोला है, व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट। आपको पता है जब सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालोगे तो पहले सिर्फ लेट से सॉल्वेंट पानी है, पहले सिर्फ पानी की वजह से वेपर प्रेशर आ रहा था। अब उसमें तुमने क्या डाल दिए, सोल्यूट भी डाल दो, तो सोल्यूट सॉल्वेंट में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, हाँ या ना। तो जो पहले सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर आ रहा था, पहले मस्त एस्केप आउट हो रहा था, वेपर प्रेशर मतलब ज्यादा था, बट अब तो नहीं हो पाएगा बिकॉज सोल्यूट खींच रहे हैं उसको, इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो हम बोलते हैं कि जो टोटल वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो किसकी वजह से होगा, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यही होना चाहिए क्योंकि इसमें सोल्यूट है सॉल्वेंट है। लेकिन सोल्यूट तो कैसा है, उसकी वजह से नॉन वोलेटाइल है। तो यानी कि जो टोटल प्रेशर होगा सॉल्यूशन का, वेपर प्रेशर, वो किसके बराबर होगा, सॉल्वेंट का। यस और नो। चलो अब देखते हैं। फिर वो कह रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस बाय 10 mm ऑफ Hg। इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घट गया है बाय 10 mm Hg, मतलब डिक्रीज बोल दे वो, ध्यान से सुनो वर्ड सुनो, डिक्रीज बोल दे, रिड्यूस्ड बाय बोल दे, या फिर लोवर्ड बाय बोल दे। इसका मतलब क्या होता है, उसने दिया हुआ P0 माइनस PS की वैल्यू दी हुई है।
ठीक है। पी नोट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। पीएस है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। हाँ या ना? फॉर्मूला क्या होता है? पी नोट माइनस पीएस बाय पी नोट मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। इसको आप चेंज भी कर सकते हो, डिपेंड की क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो ये 10 दिया हुआ है, पी नोट हमें नहीं पता, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.2 दिया हुआ है, तो पी नोट क्या आ जाएगा देखना एक बार, 50। यस मैम। यस मैम। डन। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ो। व्हाट वुड बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जब डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इतना हो? तो पी नोट माइनस पी एस बाय पी नोट मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। पी नोट माइनस पी एस कितना दिया अब? 20। ये आ चुका था पी नोट 50, तो ये कितना आ गया अपना 0.4 पाई ऑफ यस सोल्यूट। आपसे पूछा है सोल्वेंट, तो सोल्वेंट कितना हो जाएगा? 1.1 माइनस 0.4 यानी कि 0.6। 0.0 और ये क्वेश्चन बेटा 2023 में, 2024 में, 2025 में आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे इवन उसमें भी आया था अवंती वाले टेस्ट में, मुझे याद है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे तुम्हें क्या यूज करना है? रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला यूज करना है। तो फॉर्मूला वही है। अब क्योंकि ऐसा नहीं होगा बेटा कि क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होंगे, तो ऐसे वाले क्वेश्चन को हमें नहीं छोड़ना है। कर लोगे? Yes. चलिए 60 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन अगेन बेस्ड ऑन द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तुम देख सकते हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं अरेंज द फॉलोइंग सॉल्यूशन इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट होता है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। ठीक है, तो आई की वैल्यू बेसिकली आई इंटू एम, के बी तो कांस्टेंट रहेगा सॉल्वेंट के लिए, तो आई इंटू एम बढ़ेगा तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। इंक्रीज। तो बस वी हैव टू चेक दैट। तो फर्स्ट है 10⁻⁻⁴ मोलर इंटू NaCl। ठीक है, तो आई क्या है? NaCl को डिसोसिएट करोगे 2। यहाँ पे मोलालिटी को आप एक जैसे मान लेना, क्योंकि इन्होंने कुछ अलग से मेंशन नहीं किया, तो मान लेंगे हम सोल्यूशन डाइल्यूट है तो मोलालिटी के बराबर है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट का। सेकंड में क्या होगा? 10⁻⁻⁴ यूरिया तो डिसोसिएट ही नहीं होता। Yes मैम। थर्ड 10⁻⁻3 NaCl डिसोसिएट हो गया 2 में। फोर्थ 10⁻⁻2 NaCl डिसोसिएट हो गया 2 में। अब तुम्हें देखना सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ आ रही है? सबसे ज्यादा वैल्यू आ रही है फोर्थ में। तो फोर्थ फिर आ रही है थर्ड में, है ना? देखो फिर आ रही है फर्स्ट में और फिर आ रही है सेकंड में। क्योंकि यहाँ आ रही है देखो 0.02, यहाँ आ रही है 0.002, यहाँ आ रही है 0.002 और यहाँ आ रही है 0.0001। डन है सवाल कॉन्सेप्ट। अब देखो ये आया है ऑन द बेसिस ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। पेपर में तुम्हें कुछ भी दे सकता है, पेपर में वो ऑस्मोटिक प्रेशर पूछ सकता है, पेपर में वो तुम्हें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का पूछ सकता है, पेपर में वो RLVP पूछ सकता है। तो इस चीज के लिए तुम्हें रेडी रहना है। ध्यान रखना, फिर से समझा रही हूँ, अगर I इंटू एम बढ़ेगा तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ध्यान से सुन लो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा, मतलब और ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होगा। ये बात बच्चों को याद ही नहीं रहती है, फ्रीजिंग पॉइंट और ज्यादा डिप्रेस होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं सिर्फ फ्रीजिंग पॉइंट की, तो वो क्या होगा आपका? कम होगा या ज्यादा? कम होगा। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ने का क्या मतलब है? कि फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है। यस और नो? यस मैम। ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, है ना? रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बढ़ेगा, RLVP बढ़ेगा, लेकिन वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। तो ये चीजें, ये टर्म्स थोड़ा सा घुमा के भी दे सकता है एग्जामिनर। ठीक है, तो ये Yes. ध्यान रखना है। चलो आओ, 8 हो गया, 9th पे आते हैं। देखो सेम क्वेश्चन करना है, इसको सोल्व सारे बच्चे।
मतलब क्या फॉर्मूला लगाऊं? मैम I equals to 1 plus n minus 1 into alpha. I इज इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एल्फा। अपने को क्या निकालना है? परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन। तो पहले अल्फा निकाल लो। आई कितना है? 2, 1 प्लस एम एक्स 3 कितने में होगा? टोटल आयंस 4 मिलेंगे। यस मैम। ये कितना आ जाएगा? 0.33 मल्टीप्लाई 100 कर देना तो ये आ जाएगा 33%। ये पॉइंट ठीक है, क्योंकि आपको नियरेस्ट इंटीजर में लिखना है ना, तो फिर 33% हो जाएगा। डन। यस मैम। अगर आप लोग क्लास के क्वेश्चन भी तुम रीअटेम्प्ट कर लोगे ना, वो भी बहुत है। ठीक है, 10th क्वेश्चन पे आते हैं आज की क्लास का। देखो पढ़ो क्या पूछा है, पढ़ो पहले, आराम से पढ़ो। रोल्स फ्लो से सवाल आ चुका है। मनप्रीत है क्या क्लास में? मनप्रीत, अंशिका, है क्या अंशिका? 2 अंशिका बैठे हैं यहाँ पे। समझ में आ रहा है विच फॉर्मूला? यस मैम। धनंजय तुम, अब्दुल्ला बताएगा। अब्दुल्ला Yes, ma'am. बताओ। मैम P नॉट ये फॉर्म में P नॉट इक्वल टू x मोल ऑफ सोल्यूट वाला फॉर्मूला लगेगा। हाँ तो मुझे बताओ कौन क्या है। मैम यहाँ पे हमें P नॉट दिया हुआ है मैम 200 एंड PS दिया हुआ है मैम 500। मैम मतलब PT हमें दिया हुआ है 500 एंड मैम x A गिवन हैगा हमें एंड मैम x B गिवन हैगा एंड मैम P नॉट कहाँ पे हैगा? मैम 1 मोल ऑफ A है। हाँ तो एक्स से 1 मोल है यस मैम। ना। एक्स से तो मोल फ्रैक्शन है, ये तो मोल्स दिए हुए हैं। और पहली बात है एक्स से नहीं, काई ए बोलते हैं इसको। तो काई ए तो मोल फ्रैक्शन है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए तो बाय। मैम 1/4। हाँ तो कर दिया गलत। और पी नॉट मतलब मैंने को किया नहीं है निकालना है क्वेश्चन अभी। 2/4। यस मैम। तो बस यहाँ से तुम लोगों को क्या निकालना है? पी नोट भी निकाल लो। कितना आ रहा है? सोल्व करो सारे बच्चे, करो करो। कितना आ रहा है? सोल्व करके मुझे बताओ। 600। 600? मैम 600 आ रहा है। 600 आ रहा है, तो ऑप्शन ये तो नहीं हो सकता। अब पी नोट ए हमारे पास कितना है बेटा? कितना दिया हुआ था? 200। पी नोट बी कितना दिया हुआ है? 600। तो आपसे पूछा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी लेस वोलेटाइल। लेस वोलेटाइल कौन होगा? जिसका वेपर प्रेशर कम होगा, यानी कि ए वाला। तो यानी कि ऑप्शन 4, तो ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यस मैम। यस मैम। ठीक है। लीस्ट वोलेटाइल का मतलब क्या है? जिसका वेपर प्रेशर कम होगा, उड़ नहीं पाएगा, और उड़ नहीं पाएगा तो वो लीस्ट वोलेटाइल हो जाएगा। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। पॉइंट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 10। ये देखो 11।
अब ये पेपर में भी आया तुम लोगों के बॉइलिंग एजियोट्रोप वाला। देखो इसके लिए तुम्हें ना बहुत ज्यादा ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो ये एजियोट्रोप वाले सवाल है इसको रिलेट किया करो पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन से। मैंने पहले बताया था एजियोट्रोपिक मिक्सचर होते क्या है। पहली बात तो ये नॉन आइडल सॉल्यूशन के लिए होता है, तो तुम्हें कहीं भी आइडल सॉल्यूशन के एग्जांपल दिख जाए वो हटा दो और ये नोट से रिवाइज कर लेना एग्जांपल, ठीक है। तो एजियोट्रोपिक जो मिक्सचर होता है बेटा वो ऐसा मिक्सचर होता है जो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही बॉईल करता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बॉईल करता है। आप उस एजियोट्रोपिक मिक्सचर को किसी और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक से सेपरेट नहीं आउट नहीं कर सकते हो कि भाई हम तो सेपरेट आउट कर देंगे। तो इसमें दो तरह के होते हैं एजियोट्रोप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बीए लिखा हुआ है और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। देखो तुम खुद सोचो, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा मतलब वेपर प्रेशर कम। वेपर प्रेशर कब कब होता है? जब दोनों में दोस्ती गहरी हो, है ना। अब दोस्ती गहरी होगी तो भाई उड़ नहीं पाएंगे, उड़ नहीं पाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये नेगेटिव डेविएशन वाले एग्जाम्पल आ जाएंगे सारे इसमें, है ना। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट का मतलब भाई साहब थोड़ा सा ही टेम्परेचर दिया और बॉयल हो गए, तो वेपर प्रेशर ज्यादा मतलब दोस्ती क्या है? कमजोर है, इंटरेक्शन वीक है सोलर सोलवेंट में, तभी वेपर प्रेशर ज्यादा है। तो इसमें पॉजिटिव डेविएशन वाले आ जाएंगे। क्या कहते हो? यस मैम। मेरे को बताना मिनिमम डज नॉट शो मिनिमम, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं। देखो H2 और एसीटोन है। H2 और जो एसीटोन वाला एग्जांपल होता है वो आपका होता है पॉजिटिव डेविएशन का, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ऐसे ही एसीटोन के मॉलिक्यूल में जब तुम वाटर को डालोगे इसमें, या मैं बोलूं एसीटोन को डालोगे, तो इनमें इतनी इंटरेक्शन नहीं होंगी, सो ये पॉजिटिव दिखाएगा। फिनोल और एनिलीन में क्या होती है? जब दोनों को आपस में मिलाते हो तो बहुत तगड़ी वाली क्या होती है इसमें? इंटरेक्शन होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो नेगेटिव डेविएशन ये शो करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है CH2 और एसीटोन। ये क्या करता है? ये भी पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल होता है। उसके बाद मिथेनॉल और क्लोरोफॉर्म, ये भी आपका पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल होता है। तो मिनिमम बॉइलिंग मतलब क्या हुआ? मिनिमम बॉइलिंग डज नॉट शो मिनिमम बॉइलिंग। ये तो मैक्सिमम बॉइलिंग का हो गया ना, ये देखो ना, है ना। Yes, ma'am. क्या आएगा आपका? 2 आएगा, ठीक है। कर लोगे? तो ये बात आती है सारे एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल देखो, अगर तुम एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल करते हो तो बहुत थोड़े से एग्जाम्पल है। तो मैंने जो नोट्स में करवा रखे हैं ना, क्लास नोट्स में, तुम वो वाले जो है एग्जाम्पल याद करोगे, क्योंकि एनसीईआरटी में थोड़े से कम दिए हुए हैं, उससे कभी कभी 1-2 एक्स्ट्रा आ जाते हैं पेपर में। तो इसलिए क्लास नोट्स वाले में ही जो एग्जाम्पल है वो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये था 11th क्वेश्चन। आगे आते हैं बेटा 12th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को देखो क्या पूछा आपने से। अगेन देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से सवाल आया है। अमनदीप सोल्व भी कर लिया? अप्रोच बताने। अच्छा, हाँ अंजलि। हाँ, कोई देखो ना क्या देखो, क्या दिख रहा है आप लोगों को? ट्राई करो, आसान है क्वेश्चन। अप्रोच कौन बताएगा? दिव्या, सुहानी? नहीं 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 नहीं, यू नहीं, आप नहीं, अब्दुल्ला नहीं, 2-2 पलक हैं क्लास में। बाकी क्या कर रहे हो? हर्षित, समीर, कृतिका, आदित्य, तरु। कृतिका कैसे होगा यार? मेरे को तो लगता है तुम लोग इनऑर्गेनिक कहते हो, तुम्हारी बर्बाद है। मुझे लगता है फिजिकल बर्बाद है, क्योंकि आप लोगों का इनऑर्गेनिक में इससे ज्यादा रिस्पॉन्स था।
फिजिकल में आधे से भी कम हाथ खड़े हो रहे हैं। मैम मैं बताऊँ? हाँ बताओ सिमरनजीत। मैम दोनों की वैल्यूज लिख के उन्हें कंपेयर करेंगे, फिर उसमें वेरी गुड। देखो आपको बोला क्या हुआ है, दोनों का 1 ग्राम लिया है, AB का भी और AB2 का भी, ठीक है। इसका भी 1 ग्राम है और इसका भी 1 ग्राम लिया है, ठीक है। और डिजोल्व किया है 15 ग्राम पानी में, तो यानी कि W1 इज 15 ग्राम। क्या कहते हो? यस मैम। W1 W2 मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैंने क्लास में यही आप लोगों को बेसिकली W2 का मतलब यही बताया था, मास ऑफ सोल्यूट, W1 मास ऑफ सोल्यूट, इसलिए मैं ये ले रही हूँ। तो ये क्या बोल रहे हैं, जब जो AB आपने लिया है 1 ग्राम, उसको जब 15 ग्राम पानी में डिजोल्व किया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इतने से बढ़ गया, यानी कि डेल्टा TB इसका 2.7 है और AB2 में कितना बढ़ा, 1.5 केल्विन। तो दोनों के दो क्या करना है आपको, A बताना है, A का मोलर मास काउंट करना है। तो क्या करें मैम, ये तो आसान है, बस थोड़ी कैलकुलेशन है। डेल्टा TB, देखो I नहीं लेना आपको, I की कोई बात कर रखी है यहाँ पे, नहीं कर रखी, तो अपना दिमाग मत चलाना यहाँ पे, ठीक है। KB इंटू मोलालिटी, तो 2.7 KB 0.5, मोलालिटी कितना हो जाएगा, गिवन मास बाय मोलर मास तो हमें नहीं पता, और 15 इंटू ऊपर 1000 चला जाएगा क्योंकि केजी में हमें चाहिएगा, ठीक है। तो 0.5 इंटू 1000 बाय 2.7 इंटू 15, ये आ जाएगा मोलर मास ऑफ AB, ठीक है। सेम यहाँ पे भी तुम्हें निकालना है मोलर मास ऑफ AB2, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे निकालोगे आप, 0.5 इंटू 1000 बाय 1.5 इंटू 15, तो ये आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, दो इक्वेशन बनेंगी, जैसे अभी बोला, मोलर मास ऑफ A प्लस B जो वैल्यू आएगी, A प्लस 2B जो वैल्यू आएगी, क्या कहते हो, माइनस कर देना, B निकल जाएगा और फिर B को इस वाली इक्वेशन में किसी में पुट कर देना, तुम्हारा A आ जाएगा। समझे? ऐसा क्वेश्चन पहले भी जेई में पूछा जा चुका है और फिर इन्होंने पूछा था 2025 में। तो ऐसे क्वेश्चन भी बहुत पॉपुलर हैं जहां पे आपको दो इक्वेशन बनवाई जाती हैं, फिर आपसे A और B निकाला जाता है, ठीक है। यही सेम आपका रोल्स लॉ में भी इस टाइप का सवाल बन सकता है कि दो इक्वेशन बनवा ले, फिर P नोट A P नोट B निकलवा ले। तो क्या ये हो जाएगा? यस मैम। बस कैलकुलेशन करनी है तुम्हें। हाँ, कैलकुलेशन तुम्हें थोड़ा सा, देखो कैलकुलेशन ना जितनी तुम लोग प्रैक्टिस करोगे ना उतनी तुम्हारी फास्ट होगी। अगर मान लो मैं अपना भी एग्जांपल लूं, मान लो मैंने भी बहुत टाइम से कैलकुलेशन नहीं करी है, आप समझ रहे हो, क्योंकि जब आप टीचिंग उसमें जाते हो तो आपका बहुत ज्यादा जो फोकस होता है वो पढ़ाने में रहता है, कैलकुलेशन, क्योंकि आई हैव अ कैलकुलेटर, राइट। सो कैलकुलेशन जितनी आप प्रैक्टिस करते हो ना उतने आप तेज होते जाते हो कैलकुलेशन में। बट अगर आप मान लो आपने की ही नहीं है, मान लो 11 से अगर मैं अभी तक की बात करूं, आपने बहुत कम कैलकुलेशन किया ना, तो आपको टाइम लगने वाला है फिर ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। तो जितनी तुम कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करोगे उतना तुम फास्ट करोगे, इवन तुम मेरे से भी फास्ट करोगे, राइट, क्योंकि तुम फिजिक्स में भी करते हो, मैथ्स में भी करते हो, केमिस्ट्री में भी करते हो, तो वो ऑटोमेटिकली स्पीड हो जाती है। लेकिन नहीं करोगे तो फिर ये क्वेश्चन छोड़ के आना पड़ेगा पेपर में, ठीक है। लेकिन ये छोड़ने वाला नहीं है, बिना कैलकुलेटर के बहुत आसानी से हो जाएगा सोल्व। तो इसका बस तुम क्या कर लेना, कैलकुलेट। अप्रोच समझ आ गई? यस मैम। चलो अप्रोच समझ में आ गई है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, दैट इज आवर 13th क्वेश्चन। अब देखो ये क्या बोल रहा है, 2 moles ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड ग्लूकोज आर डिसोल्व्ड इन 500 ग्राम पानी, ठीक है। अब आपको बोला है द रिजल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज, तो इसको हम कैसे करेंगे, दोनों का 2-2 मोल लिया है, दोनों का 2-2 मोल लिया है, तो कैसे कर सकते हैं, डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या होता है, KB इंटू I इंटू KB इंटू M होता है ना, ठीक है। यस सर। तो I तो इसमें क्या दिख रहा है, थाइलिन ग्लाइकोल ग्लूकोज का 1 ही होगा, तो KB इंटू MA प्लस MB, क्या कहते हो, यस मैम। है ना। MA स्टैंड फॉर इथाइलिन ग्लाइकोल, यहाँ पे EG लिख देती हूँ, ये ग्लूकोज है। चलो मैम, अब KB सेम ही रहेगा क्योंकि दोनों को डिसोल्व किसने किया है,
पानी में तो सॉल्वेंट इज योर वाटर, तो केबी इज सेम, केबी डिपेंड करता है सॉल्वेंट के नेचर पे। तो डेल्टा टीबी अपने को तो क्या करना है, अच्छा अपने को निकालना है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, केबी कितना दिया हुआ 0.52, ओके। अब मोलालिटी निकाल सकते हैं अपन, देखो मोलालिटी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्वेंट 500 ये भी दिया हुआ है, सेम होगा। बेटा माइक म्यूट करो, माइक म्यूट करो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा देखना, कितना आ रहा है ये आ रहा है 4.16। अब आपको रिजल्टिंग सॉल्यूशन निकालना, डेल्टा टीबी क्या होता है, टीबी माइनस सॉरी हाँ टीबी माइनस टीबी नोट, ठीक है। तो टीबी क्या होगा, डेल्टा टीबी प्लस टीबी नोट। तो डेल्टा टीबी की कितना आया 4.16 और टीबी नोट कितना होता है अपना, ध्यान रखना उसमें निकालना पड़ेगा अपने को, केल्विन में 100 डिग्री होता है ना, तो ये हो जाएगा अपना 373 है ना, तो ये आ जाएगा अपना 377 पॉइंट समथिंग है क्या, हाँ है तो सही ऑप्शन में। तो ये अपना क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। बनेगी बात? देखो भाई, यस मैम। तो इस तरीके से क्या करना, हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना। अपनी क्लास कब तक होती है, 7 बजे तक, 7:15, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 14th क्वेश्चन करो। देखो ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से है, ट्राई करो ये, पहले पढ़ो पूरा क्वेश्चन को दिया क्या हुआ, फिर मैं इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट भी पढ़ाऊंगी। मैम ऑस्मोसिस प्रेशर पे बेस्ड है। यस, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना। और सही बताऊं, ये बिल्कुल एनसीईआरटी से कॉपी पेस्ट आया हुआ ऑस्मोसिस का पूरा क्वेश्चन। तो मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज भी करा दूंगी कंसेप्ट, एक बार पढ़ो। देखो पहले तो हम ये समझ लेते हैं ऑस्मोसिस क्या होता है, फिर हम आएंगे रिवर्स ऑस्मोसिस पे। तो बेसिकली ऑस्मोसिस में क्या होता है, आपको इस तरीके से चैम्बर आपको दिखाई दे रहा है ना, इन्होंने सॉल्यूशन दिया हुआ है C1 और C2 और बोला गया है कि C1 जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है ना। बीच में क्या लगाई हुई है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाई हुई है। ये मेम्ब्रेन कुछ इस तरीके से बनी हुई है कि इसमें से सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल्स का फ्लो हो सकता है, सोल्यूट पार्टिकल्स का फ्लो नहीं हो सकता। उसके होल्स ही इतने हैं कि उसमें से सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जा सकता है, हाँ या ना। एक बात बताओ, अगर मैं बात करूंगी C2, क्योंकि C2 की कॉन्सेंट्रेशन कम है तो उसमें सॉल्वेंट ज्यादा है, यस और नो, और इसमें सॉल्वेंट ज्यादा है सॉरी, और इसमें सॉल्वेंट कम है, ठीक है। अब आपको पता है जहां सॉल्वेंट ज्यादा होगा, आपको पता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, बिकॉज सॉल्यूशन में तो सोल्यूट भी है ना फिर। तो यहाँ पे सॉल्वेंट ज्यादा है, सॉल्वेंट की अमाउंट ज्यादा है, तो वेपर प्रेशर यहीं का ज्यादा होगा, ठीक है, ज्यादा वेपर प्रेशर यहीं पे लग रहा होगा, यस और नो। तो वेपर प्रेशर अगर यहाँ ज्यादा लग रहा है तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की जो नेट डायरेक्शन होगी वो कहाँ से कहाँ होगी, C2 से C1, या मैं बोलूं C2 से C1 नहीं, 2 to 1 लिख सकती हूँ मैं। फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट वो कहाँ से कहाँ हो रहा है, सॉल्यूशन 2 से 1, पहली चीज, ठीक है। और अगर आप मेरे से क्वेश्चन पूछो क्या मैम यहाँ से सॉल्वेंट नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं, क्योंकि जो ये मेम्ब्रेन बनी हुई है यहाँ से सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल पास आउट हो रहे हैं, तो 1 से 2 भी जा रहे हैं, 2 से 1 भी जा रहे हैं, लेकिन नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ दिखेगा आपको, 2 से 1 की तरफ।
तो जैसे ही सॉल्वेंट जाएगा 1 की तरफ, तो बेसिकली क्या होगा, फिर ये लेयर ऊपर होगी, है ना, मोटी लेयर बनेगी, ये सुनो, क्योंकि यहाँ से तो जा रहा है। तो जो लेयर बनेगी वो क्या करेगा, एक प्रेशर क्रिएट करेगा, एक्सर्ट करेगा, जिसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर का नाम देते हैं। ठीक है। सो ऑस्मोसिस में क्या होता है, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रखना। अच्छा मैम, ठीक है, ये भी बहुत सही है। अच्छा, अगर आपको ऑस्मोसिस को स्टॉप कराना है तो हम क्या करते हैं भाई साहब, क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं, और उस प्रेशर को क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, जिसको हम पाई से दिखाते हैं। तो ये वो मिनिमम एक्स्ट्रा प्रेशर है जो अप्लाई करते हैं हम, कौन सी साइड पे, सॉल्यूशन की साइड पे, कि जिससे जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का फ्लो है जो हो रहा है वो रुक जाए। हाँ या ना, याद आ रहा है? Yes, ma'am. हाँ, अगर मान लो मेरा जो प्रेशर है, मान लो मैं और प्रेशर लगा रही हूँ और वो प्रेशर मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो जाए, तो उल्टा काम हो जाएगा। पहले सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स आ रहे थे, फिर तुमने एक प्रेशर अप्लाई किया जिसपे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का फ्लो होना रुक गया। अब तुमने क्या किया भाई साहब, पूर्ण प्रेशर लगा दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर। तो अब क्या होगा भाई साहब, सॉल्यूशन की साइड से सॉल्वेंट का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। यस और नो? तो जो हमारे घर में आरओ होता है उसमें तो यही होता है ना, गंदा पानी साफ पानी में बदलता है, यही तो होता है वो। ठीक है। अब सॉल्यूशन की साइड, यहाँ से जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं वो जाएंगे C2 की तरफ रिवर्स ऑस्मोसिस में। ठीक है। अच्छा मैम, तो बस यही तो पूछा है तुमसे। वो कह रहे हैं XY जो है एक मेम्ब्रेन है 2 चैम्बर में, जिसमें अंदर शुगर का सॉल्यूशन है C1 C2, C1 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, P1 वो प्रेशर है जो चैम्बर 1 पे अप्लाई किया गया है, और P2 वो प्रेशर है जो चैम्बर 2 पे अप्लाई किया गया है। ठीक है। तो हमें क्या चाहिए फिर, P1 ही ज्यादा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर से, क्या कहते हो, तभी तो रिवर्स ऑस्मोसिस होगा। यस और नो? तो अब देख लो P1 कहाँ ज्यादा है मैम, यहाँ ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है। ठीक है मैम। अब इन्होंने मेम्ब्रेन कौन सी यूज की गई है, सेलोफेन और पार्चमेंट पेपर, NCERT की लाइन है ये। सेलोफेन आप यूज कर सकते हो, पार्चमेंट पेपर यूज कर सकते हो। तो जो इसका आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा, A और C आएगा। समझ आया क्वेश्चन को? देखो समझो। यस मैम। आपका चलो, एक बार मैं तुम्हें 2 मिनट और दे दूं, दोबारा एक बार इस क्वेश्चन को देखो और कंफर्म करो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो 15 क्वेश्चन क्लास में करवाने का मतलब ये नहीं है कि यही पेपर में आ जाएंगे। मैं ये चाहती हूँ कि जो मैं 15 क्वेश्चन क्लास में करा रही हूँ वो 15 से लेकर 20 कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आए या नहीं आए, ये मेन अपना टारगेट रहना चाहिए। क्योंकि नो डाउट एक दिन में पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट कैसे रिवाइज होंगे, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। सो इससे आपको ये पता चलेगा कि भाई साहब पढ़ना क्या हमें एग्जैक्टली इस चैप्टर में, तुम्हें पता चल गया पढ़ना क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़नी है तुम्हें। पढ़ो मैम हाँ बेटा। मैम एक बार ये ना ऑप्शंस बताना भी आपने कैसे, मतलब भी देखो थोड़ा एलिमिनेट किया है, मैं बताती हूँ, एक सेकेंड, एक मिनट। हाँ, तो मैंने ऑप्शन कैसे एलिमिनेट किया, देखो P1 ग्रेटर देन पाई का मतलब क्या है, पाई का मतलब है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है। P1 ज्यादा हो रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर से, और P1 क्या है, वो प्रेशर है जो हम सॉल्यूशन की साइड पे अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि वो देखो बोल रहा है P1 आर द प्रेशर विच इज अप्लाइड ऑन चैम्बर 1। तो जब हम सॉल्यूशन की साइड पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, अगर वो प्रेशर हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर है जिसपे ऑस्मोसिस रुक रहा है। यस और नो? तो Yes, जब ma'am. तुम उससे ज्यादा प्रेशर लगा दोगी तो रिवर्स ऑस्मोसिस चालू हो जाएगा, मतलब अब सॉल्यूशन की साइड से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का फ्लो होना चालू हो जाएगा। ठीक है। तो P1 शुड बी ग्रेटर देन पाई फॉर रिवर्स ऑस्मोसिस, इसलिए इसका आंसर बेटा A और C आया है। और यहाँ पे ये आपको दिए हुए हैं, पार्चमेंट पेपर आप यूज कर सकते हो एज ए सेमी पार्ट, ये जो मेम्ब्रेन है, और सेलोफेन भी आप यूज कर सकते हो। और भी कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप NCERT में देख सकते हो। हाँ जी बोलो। मैम इस मेम्ब्रेन से कोई मतलब डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि ऑप्शन 4 में C गिवन है, तो मैम हमें कैसे पता चलेगा कि A करेक्ट ही है? NCERT पढ़ो ना, जब NCERT में आप ये टॉपिक पढ़ते हो तो आपको स्पेशली बताया जाता है कि आप सेलोफेन, पार्चमेंट पेपर ये ले सकते हो। Yes, ma'am. मतलब कोई डिफरेंस नहीं आता इनसे ना? किससे?
मैम मतलब जैसे डिफरेंट सेमी पेरिमेबल देखो, मेम्ब्रेन में थी। जब आप कोई प्रोसेस कराते हो तो उसके लिए स्पेशल टाइप की मेम्ब्रेन जो है यूज करते हो। तो जब आप रिवर्स ऑस्मोसिस की जो रिवर्स ऑस्मोसिस वाला प्रोसेस आपका हो रहा है, तो उसके लिए जो स्पेशल टाइप की मेम्ब्रेन यूज की जाती है वो यूज की जाती है सेलोफेन हो गया, पार्चमेंट पेपर हो गया। तो जो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है ना, वो आपको याद रखनी है, और जो एनसीईआरटी में वही आएगी आपका मेम्ब्रेन, कोई अलग से नहीं आएगा पेपर में। ठीक है, ओके मैम। ओके मैम। ये ध्यान रखिए आप लोग। यस, ठीक है। तो ये जो नाम है मेम्ब्रेन के, वो प्लीज वहां पे हाईलाइट, मैंने वैसे कर दिया हाईलाइट वाली उसमें, एनसीईआरटी हाईलाइट में एक बार जरूर देख लेना उसको, ठीक है, क्योंकि ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछा गया है सवाल। ओके मैम। डन। चलो, ये था 14वां। आगे आता है 15th क्वेश्चन। देखो, अब ये क्या कर रहा है हमारा, देखो इसको, यहाँ पे आपसे पूछा गया है मैच द फॉलोइंग। देखो वही है सेम, देखो आइडल नॉन आइडल सॉल्यूशन से क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का जो एग्जांपल होता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये नेगेटिव डेविएशन शो करता है। मैक्सिमम बॉइलिंग। यस, मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटोप, यानी कि ए का आ जाएगा अपना थर्ड। ठीक है, फिर है सोल्यूशन ऑफ इथेनॉल वाटर, ये मिनिमम बॉइलिंग होगा, तो बी का आ जाएगा 1। बेंजीन टॉल्यूइन, ये आपका आइडल सॉल्यूशन है, और आइडल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होता है 0, तो सी का क्या आ जाएगा 4। एसिटिक एसिड इन बेंजीन डाइमराइज हो जाता है, डाइमर बन जाता है, तो डी का आ जाएगा 2। तो इस तरीके से सवाल करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, यानी कि आज की क्लास से मैं एक और लेक्चर लूंगी बेटा सॉल्यूशन पे, थोड़े से मैं चाहती हूँ और क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊं इसके, तो आई विल टेक 1 मोर लेक्चर ऑन दिस। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आपको पढ़ना क्या है, सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के जितने भी फॉर्मूले हैं वो तुम्हें अच्छे से करने हैं, और उसी पे बेस्ड सवाल वहां पे आएंगे पेपर में। और देखो, अगर ऐसे सवाल आ जाएंगे ना तो तुम्हारे मज्जे मज्जे हो जाएंगे, सही बता दूं, मज्जे ही मज्जे हो जाएंगे अगर ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दिए, देखना एक बार कितने दिए हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्वेश्चन दिए मैंने तुम्हें। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है। पहले अगर तुम्हें लगता है कि मैम क्लास नोट से हमें एक बार फॉर्मूले रिवाइज करने पड़ेंगे, तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लो, आराम से कर लो, लेकिन ये क्वेश्चन अपनी ईमानदारी से ट्राई करोगे जो मैंने दिए हैं। और ये सारे मैंने लगभग 90% वही क्वेश्चन, वैसे ही टाइप के क्वेश्चन दिए हैं जो मैंने आज डिस्कस करे। देखो, मैंने अभी तुम्हें ग्राफ बताया था ना, अब ग्राफ से रिलेटेड मैंने सवाल डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, ये मोलारिटी से रिलेटेड सवाल है, ये देखो पॉजिटिव डेविएशन से रिलेटेड है, ये फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड है। तो इस तरीके के सवाल तुम्हें ट्राई करने हैं, तो और एक और लेक्चर में जरूर लूंगी इस पे। ठीक है, ठीक है। अब ये सुन लो, जो आप लोग कह रहे थे ना कल परसों कि अब्दुल्ला भी कह रहा था, जो कोऑर्डिनेशन मैं आप लोगों को करा रही थी, देखो बेटा क्या क्या चीजें इसमें ध्यान रखनी है तुम्हें। देखो, जो मैंने नोट्स में जितना आप लोगों को पॉइंट्स लिखवाए हुए हैं दैट इज सफिशिएंट। देखो, इसमें क्या क्या चीजें अपने को ध्यान रखनी है, ध्यान रखना बेटा, अगर मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करती हूँ, मैं कोऑर्डिनेशन की बात कर रही हूँ, अगर मेरे D1 कॉन्फ़िगरेशन है, D2 है, D3 है ना, और जब मैं इलेक्ट्रॉन को भर रही हूँ तो ध्यान रखना वो हमेशा D2sp3 बनाएगा। इज दैट क्लियर? वो हमेशा D2sp3 बनाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ लिगेंड। लिगेंड तुम्हारा कैसा भी है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, डजंट मैटर, वो D2sp3 कॉन्फ़िगरेशन ही बनाएगा। समझ गए? अच्छा मैम, उसके बाद जो दूसरी बात है इसमें वो ये है, D8 है, D9 है या D10 आ रहा है, वो हमेशा क्या बनाएगा, ऑलवेज sp3d2। लिगेंड क्या है, डजंट मैटर। क्लियर है? लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, डजंट मैटर। ठीक है, अच्छा मैम, उसके अलावा अगर मान लो तुम्हारे पास D4 आ जाता है,
D5 आ जाता है, D6 या D7। तो इसमें तुम्हें थोड़ा देखना पड़ेगा। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो D2sp3 बनाएगा, D2sp3, क्योंकि पेपर में तो आएगा ना यहाँ से सवाल, तो अपने को करना है ये। और अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो sp3d2। ठीक है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और इनर ऑर्बिटल। अब बात आती है मैम कौन कौन से हमें देखने को मिलेंगे। देखो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, वो जनरली तुम्हें कौन कौन से देखने को मिलते हैं। साइनाइड हो गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। CO हो गया, कार्बोनिल। और उसके अलावा तुम्हारे पास हो गया इथाइलिन डाइमीन हो गया, ये क्या है आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अमोनिया भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में ही आता है, अमोनिया भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आता है, लेकिन इसको मैं यहाँ नहीं लिखवा रही, इसको मैं अलग से लिखवाऊंगी। वीक फील्ड लिगेंड में तुम्हें कौन कौन से मिलेंगे आपका, क्या बोलते हैं, सारे हैलोजन हो गए, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, है ना, हाइड्रोक्साइड, ये सारे वीक फील्ड लिगेंड है। सल्फाइड, तुम्हें जनरली यही देखने को मिलते हैं। ठीक है, और जो ये वाले लिगेंड है ना, ध्यान रखना इसमें वाटर भी तुम ऐड कर लो। पानी इज ऑल्सो अ वीक फील्ड लिगेंड, पानी इज ऑल्सो वीक फील्ड लिगेंड। अच्छा, अब कहीं कहीं पे मैंने तुम्हें दिखाया था कि अमोनिया जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है, वाटर। तो ध्यान रखना वो मैंने कौन से केस में बताया था, जब तुम्हारा कोबाल्ट +3 में होगा। तो अगर तुम्हें दिख जाए पेपर में उसके साथ, मान लो जो स्ट्रॉन्ग है वो तो स्ट्रॉन्ग रहेगा, वीक वीक रहेगा, लेकिन अगर मान लो उसके साथ तुम्हें पानी दिख जाए, अमोनिया दिख जाए, ऑक्सलेट दिख जाए, ये तीनों अगर दिख जाते हैं तो भाई साहब वो बिहेव करेंगे एज अ SFL की तरह। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। हैलोजन दिख जाए तो वीक फील्ड लिगेंड की तरह। ठीक है, उसके अलावा जो आपका क्रोमियम +2 होता है, Mn+2 होता है, Fe+2 होता है, और जो कोबाल्ट +2 होता है, मैंने इसको याद करवाया था, मनफेको और एक क्रोमियम +2, इनके साथ अमोनिया एज अ वीक फील्ड लिगेंड बिहेव करता है। इनके साथ अमोनिया वीक फील्ड लिगेंड बिहेव करता है। ठीक है जी, ये वाली जो केस है जो मैंने लास्ट में लिखवाया, ये वाला, ये ज्यादा नहीं आते पेपर में, लेकिन एक बार रिवाइज जरूर कर जाना इसको। ठीक है जी, बोलो। अच्छा, और देखो, और क्या चीजें ध्यान रखनी है। टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लैनर में देखो, जो आपके बेटा D10 कॉन्फ़िगरेशन के होते हैं, जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, वो हमेशा sp3 बनाएगा। क्लियर है, ये एक तो रट लो, ये रट लो। D10 जहां होगा ऑलवेज sp3। अगर मेरे पास D8 होगा, क्योंकि यही दो पूछी जाते हैं कॉन्फ़िगरेशन, तो D8 में आपको देखना पड़ेगा। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो DsP2 होगा, स्क्वायर प्लैनर बनेगा। और अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो sp3 होगा और टेट्राहेड्रल, क्योंकि sp3 वाला टेट्राहेड्रल होता है, DsP2 वाला स्क्वायर प्लैनर होता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट। हाँ जी आकाश बोलो। मैंने कहा यस मैम। ठीक है, तो ये मैंने तुम्हें बता दिया, ये तुम्हें नोट्स में भी मिल जाएगा, बट ये एक बार इसको जरूर ध्यान में रखना। ठीक है, इससे तुम्हारे जेई के 90% क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। 10%, वैसे तो मैं 100 भी बोल सकती हूँ, बट यस 90% हो जाएंगे, क्योंकि कई कई केसेस में वो अजीबोगरीब पूछ लेता है चीजें जो शायद बहुत ज्यादा नहीं पूछी जाती, कभी कभी 3 साल में एक बार पूछ ले। तो हमें वो वाले क्वेश्चन का दुख नहीं मनाना जो 3 साल में एक बार पूछ रहा है, 4 साल में एक बार पूछ रहा है। जो हमारे जिस टाइप के क्वेश्चन आते रहे हैं पेपर में आने वाले सालों में पॉसिबिलिटी है, हमें उस पर फोकस करना है। मुश्किल आ गया तो वो हमारे हाथ में नहीं है बेटा, लेकिन हाँ इनमें से कुछ आ गया जो कि आएगा इसी में से ही, तो वो हम गलत ना करके। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन, DNF ग्लोब, सॉल्यूशन का मैं एक और क्लास लूंगी, बिकॉज मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही। मैं 15 और करवाऊंगी क्वेश्चन, ताकि मैं पता क्या सोच लूं, 15 मैंने क्लास में करा दिए, 10 तुम कर लो, है ना, फिर 15 मैं और करा दूंगी और 10 तुम कर लो। तो इस तरीके से लगभग 50 क्वेश्चन जो है वो हो जाएंगे हमारे इस चैप्टर के। ठीक है, धनंजय कह रहा है मैम अगर कोबाल्ट +3 के साथ वाटर और क्लोरीन नहीं, अच्छा दोनों होंगे ये बोल रहे हो क्या?
इसमें वीक फील्ड लिगेंड होगा, ये मैंने अलग से लिखवाया था तुम लोगों को, एक बार यार नोट्स में देख लेना, इसमें शायद मैंने लिखवाया था, अलग से ट्रिक बनवा के लिखवाई थी कि जब दोनों आपके मान लो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड, ये मैंने बताया था जहां तक मेरे को थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि अगर नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड बराबर है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाला डोमिनेटिंग होता है, ये मैंने बताया था, राइट। और जब वीक फील्ड लिगेंड ज्यादा होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से तो वीक फील्ड लिगेंड वाला डोमिनेटिंग होता है, मतलब पेयरिंग नहीं होती। इसमें मैंने शायद बोला था ये एक्सेप्शन है, अगर आप लोगों के पास नोट्स है तो बता दो। इसमें मैंने कहा था कि ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह ही बिहेव करेगा, मतलब कोबाल्ट +3 इसमें पेयरिंग नहीं होगी। अगर आप एक सेकंड दो, मैं चेक भी करके बता देती हूँ तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट रुक जाओ। अब पूछ ही लिया तो बता देती हूँ। वैसे नोट्स बुक खोलने का यार थोड़ा कष्ट किया करो, तुम लोग करते नहीं हो। 1 मिनट रुको, मैं ही बता देती हूँ। भागना मत। लिखवाए हैं मैम आपने नोट्स में 2 एक्सेप्शंस लिखवाए हैं। अच्छा है क्या, फिर ना करूँ चेक? ठीक है लिखवाए। ठीक है ठीक है, तो फिर आप इसको वीक फील्ड लिगेंड की तरह करोगे। धनंजय लिख लिया करो, है ना, जो मैंने नोट्स में है वही आपको करना है, अलग से तो मैं कुछ बता नहीं दूंगी, राइट। सो यस, यही है। फिर मिलते हैं हम मंडे को, पेपर डिस्कशन करेंगे, सारे बच्चे प्रेजेंट होने चाहिए। पेपर डिस्कशन तो तुम्हारा ये लगा लो, अगर तुमने 11 मॉक टेस्ट का डिस्कशन सुन लिया, ढंग से कर लिया, तो 10 नंबर तुम्हारे वैसे ही बढ़ चुके हैं, मैं बता दे रही हूँ, क्योंकि डायरेक्ट अवंती के टेस्ट में से आते हैं क्वेश्चन पेपर में, ये मैंने खुद देखा है पिछले 2-3 साल में। ठीक है, तो वो करेंगे हम लोग अच्छे से। ठीक है, फिर उसके बाद जो ट्यूसडे वाला दिन आएगा, देन वी विल अगेन डिस्कस क्वेश्चंस ऑन सॉल्यूशन। यस ठीक है, मिलती हूँ फिर मैं तुम लोगों